अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। आज अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं एक ऐसी हस्ती को खराज तहसीन पेश करते हुए जो आज चल बसी। हम सलाम पेश करते हैं पाकिस्तान की समाजी मामलात को थिएटर के ज़रिए रूशनास कराने वाली मदीहा गौहर को, जो 3 साल से कैंसर के मर्ज से लड़ रही थी। उन्होंने 1984 में अजोका थिएटर का आगाज़ किया और जब सब जंग की बात करते थे तो उन्होंने अमन की बात की। भारतीय फनकारों के साथ मिलकर अमन के लिए बहुत सारे थिएटर प्लेस किए, सरहद के उस पार और सरहद के इस पार, जिसमें बुल्ले शाह और टोबा टेक सिंह काफ़ी मशहूर हुए। वो पहली पाकिस्तानी खातून थीं जिनको नामवर अवार्ड क्लॉस अवार्ड से नवाजा गया। हम सलाम पेश करते हैं एक ऐसी समाजी कारकुन को जिन्होंने 1983 में विमेन एक्शन फोरम के प्लेटफॉर्म से ख़वातीन के लिए आवाज़ उठाई और ज़िया की जेल भी काटी। मदीहा गौहर की वफ़ात थिएटर के ज़रिए इंतहा पसंदी, आमरीत के ख़िलाफ़ इंसानियत दोस्ती और जमहूरियत के लिए जद्दोजहद के एक दौर का ख़ात्मा है। अलविदा मदीहा गौहर, आपके जाने से हम और भी गरीब हुए। अब बढ़ते हैं अपने मौजू की जानिब। आज अफगानिस्तान में तालिबान ने सदर अशरफ गनी की जानिब से अमन मुज़ाकरात की पेशकश को नज़रअंदाज करते हुए स्प्रिंग जारियत का ऐलान कर दिया है। ताहम इनका कहना है कि इनका निशाना अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौज होगी। अब पड़ोसी अफगानिस्तान में जंग तेज़ होगी। इसका असर पाकिस्तान पर क्या होगा, वो भी इंतखाबात के साल में। गुज़श्ता चंद रोज़ से अफगानिस्तान में कई दहशतगर्दी के वाक़यात हुए और मुतअद्दिद अफराद जा बहक हो चुके हैं। तालिबान ने मुज़ाकरात की पेशकश को साजिश करार देते हुए कहा कि ये एक कंस्पिरेसी है और अफगान अवाम को गैर मुल्की अफवाज के गैर कानूनी क़याम से नज़र हटाने की कोशिश है, क्योंकि अमरीका इस खित्ते में जंग के खात्मे के लिए किसी तरह तैयार नहीं है। मुल्क भर तालिबान का जो कंट्रोल है अफगानिस्तान के अंदर, वो कितना फ़ीसद है इसके ऊपर मुतज़ाद राय है, मगर पेंटागन के मुताबिक अफगानिस्तान का 56% इलाका हुकूमत के कंट्रोल में है। क्या इसका मतलब है कि तालिबान जंग जीतने की बहुत करीब हैं, और अगर ऐसा होता है तो इस खित्ते पर क्या असरात होंगे, पाक अमरीका ताल्लुकात पर क्या असर पड़ेगा? ये जानने के लिए हम पहुंचे पाकिस्तान में अफगान सफ़ीर डॉक्टर उमर ज़खरवाल के पास। अम्बेसडर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये इंटरव्यू देने का। अशरफ गनी साहब कह चुके हैं कि हम तालिबान के साथ जंग जीतना नहीं चाहते, हम जंग ख़त्म करना चाहते हैं, मगर आज ही तालिबान ने स्प्रिंग ऑफेंसिव का ऐलान कर दिया है कि वो जंग को और भी तेज़ कर देंगे। तो जो एक बातचीत का अमल आप शुरू करना चाहते थे तालिबान के साथ, क्या उसका दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर बंद हो गया? It's not the first time President Ashraf Ghani has said the aim of the Afghan government and the aim of Afghans in general is not to win war but to win peace, because we understand on the other side the Taliban are comprised of Afghans, and at the end their pain is the pain of an Afghan mother. So as much as the government has a responsibility towards the common people, towards the Afghan National Security Forces, it has a responsibility towards their families as well. And peace is the right initiative in the right way to end this conflict in a sustainable manner. The Taliban, and this is not the first time the government has offered for peace talks, but what is changing is that there is significant clarity with respect to the messages of the Afghan government led by President Ashraf Ghani with respect to what the government is offering, unconditional peace talks, and much liberty to Taliban to move around, to be helpful when they agree to make peace. And in certain other incentives that they did not have and they have, the Taliban have not yet responded. In fact, today they announced the spring offensive, which unfortunately is a rejection of peace talks. We do hope that they come to senses and choose the right path, and that is peace. We will never give up on that hope while we continue to defend ourselves against their onslaught and defend the population. We would also be seeking continuously peace with them.
So they have rejected those peace talks, and it doesn't seem that you are anywhere close to starting peace talks with the Taliban. तो फिर आप कैसे समझते हैं कि ये जो जंग है, इतनी तवील जंग, ये ख़त्म आप कर पाएंगे? क्योंकि तालिबान तो मुज़ाकरात करने को तैयार ही नहीं है अफ़गान हुकूमत से, और वो सिर्फ कहते हैं कि जी हमने अगर मुज़ाकरात करने हैं तो अमरीका से करने हैं। इसके अंदर पाकिस्तान भी कैसे मदद कर सकता है? क्योंकि अगर जो अगला फरीक है वो बात करने के लिए तैयार नहीं है, तो इसके अंदर कोई तीसरा मुल्क क्या कर सकता है? Peace, we know that it's been a long war. We know that it's not going to be easy to start on the peace path. We know that there are misgivings. We know that there is also miscalculation, particularly on the part of Taliban, that they might be able to win militarily, and they will come to realization that it's not possible. You think that the Taliban will be able to win this war? No, not at all. They think they might be able to, but they cannot. And they will come to that realization that they are not able to do that. And that the only result, the continuation of war will have is more Afghans killed on both sides. अमरीकी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सिर्फ 60% जो आबादी है अफगानिस्तान की वो अफगान हुकूमत के कंट्रोल में है। तालिबान एक विनिंग स्ट्रीक के ऊपर है। इस पोजीशन के अंदर अफगान हुकूमत जो मुज़ाकरात करती है तो एक वीक पोजीशन से करती है। Not at all. I don't agree with that Taliban are on a winning streak. Actually, what you hear from, again, the international channels and news medias and all that, it is how much area is affected by the Taliban. It's not even 70%, it's 100% Afghanistan. Carrying out terror can be done anywhere, as we witness every day in Kabul. I mean, day before yesterday, an attack happened at the heart of Kabul. That doesn't show strength. What that shows is that terrorist attacks could be carried out almost anywhere you want to. That doesn't represent strength. That doesn't represent winning. But what that represents is the nature of this ugly war, which a significant component of it is terrorism. मगर फिर भी आप उनके साथ गैर मशरूत मुज़ाकरात करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप कहते हैं कि आपको करना पड़ेगा। मगर इन गैर मशरूत मुज़ाकरात की कुछ हदें तो आपने तायुन की होंगी कि इनकी हदें क्या होंगी? Any red lines? You know, right now, the red lines is that those who continue to reject peace, particularly unconditional offer to peace, then they're seeing the result. Like I said, Taliban are receiving the highest casualties right now as we speak. So there are no red lines? For peace, we cannot offer. It's only in talks that we will define what the red lines are. But to start peace talks, there must be no red lines, no. But when you talk about peace talks, you are ready to share power with somebody like Mullah Haibatullah, who has encouraged suicide bombings. Yeah, well, peace talks, it is the talks which will determine as to what is it that they will get, right? We certainly welcome them to become part of the political structure of Afghanistan, to become part of the government structure of Afghanistan. At the end, they are Afghans. But when you make peace, a significant part of peace is forgiveness. People of Afghanistan are ready. Forgive war criminals? Well, for a bigger aim. The bigger aim is peace again. Peace again. When you make it, they will be reborn as you look as good people. You look. It's in the past 40 years. There are others who've also committed serious crimes. In the 1980s, the communists committed serious crimes. In the 80s, some mujahideen committed some serious crimes, and yet the people forgive them. Afghan people are forward-looking. They want to just forgive. They cannot forget, but they can forgive. It's a forgiving nation for the sake of peace and for the sake of a better future. Now,
इस पूरे अरेंजमेंट के अंदर पाकिस्तान आपकी कैसे मदद कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान कह चुका है कि हमारा वो इन्फ्लुएंस नहीं है तालिबान के ऊपर जो पहले होता था, और उन्होंने कहा कि जब से अमेरिका ने मुल्ला मंसूर को टारगेट किया है उसके बाद तो हमारा बिल्कुल कोई असर रसूख तालिबान के ऊपर नहीं है। तो हम कैसे आपकी मदद कर सकते हैं और उनको कैसे आमादा कर सकते हैं कि जी अफगान हुकूमत के साथ आप मुज़ाकरात करें? We continue to differ with Pakistan on that position of Pakistan. We do believe Pakistan has influence. We certainly agree that maybe it's not to the degree that we believe it is, but it certainly is not at the level that Pakistan claims that it is none whatsoever. So it has some influence. तो क्या पाकिस्तान कर क्या सकता है? अगर आप हमें I think Pakistan can do a lot, both pressure and persuasion. Pressure and persuasion. Which groups? I'm not going to divide them into groups. I'll just call them Taliban. Okay. Haqqani in particular? Is part of the Taliban. Okay. So that's personally I would call them. Let me call them the Taliban. It does have influence. Pressure and persuasion. Pressure and persuasion to reduce violence at a start. Pressure and persuasion to respond positively to peace. Pressure and persuasion that they become part of a peaceful way of pushing if they have legitimate aims in let's say grievances or fears or ambitions or whatever through talks, particularly when there's openness, particularly when that openness is supported very strongly by the international community that is helping the Afghan government, particularly that when the international community is even ready to be part of not only sort of supporting discussion, but they're the subject of peace talks as well. For example, the presence of foreign forces is a major issue that is claimed by Taliban to be the cause for their fighting. So the international forces says, well, our presence is because of your fighting. You know, you make peace, we don't need to be in Afghanistan. So that withdrawal is also. मगर एम्बेसडर साहब सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान ये कर सकता और वो असर रसूख पाकिस्तान रख सकता होता तालिबान के ऊपर, तो अब तक वो कर चुके होते। इतना वक्त गुजर गया है, जाहिर है कि पाकिस्तान के पास वो असर रसूख नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान की लीडरशिप तो बार-बार कह रही है अफगान लेड अफगान पीस प्रोसेस के हम हामी में हैं। But I think there is a bit with talks in amal, with talks in intentions. There is some a bit of a discrepancy we do see, of course, and that could be explainable as to why. How is it explained? Explained because there is a deep mistrust between Afghanistan and Pakistan. तो वो करना नहीं चाहते आप ये कह रहे हैं? And that deep mistrust sometimes, even if you want to. But if I don't trust you, if I suspect you that you have ill intentions towards me, I would want to say in words that I'm helping, but I would not mean it. तो हम आप पर भरोसा नहीं करते। I think that the deep mistrust has prevented Pakistan from fully cooperative on peace and stability process in Afghanistan. And how do you plan to bridge that mistrust? We're trying, again, talks with Pakistan as well, particularly the role I play is to have frank, open discussion, the same way I'm having it with you, and to dig out whatever inner issues are. वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी गए, काबुल गए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ काबुल गए, वर्किंग ग्रुप्स इस्टेब्लिश हुए, काफ़ी अरसे से मुज़ाकरात का अमल जारी है। Yes. तो इन मुज़ाकरात से और इन विजिट से कोई फ़र्क पड़ा है? क्योंकि जो आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि वो मिसट्रस्ट जो है वो अभी अपनी जगह पे कायम है। अब ये ठीक, but it has improved significantly. It's going to take time, we know. It's going to take more. What did you gain out of these? We are not the same. We are in a much more positive territory today than we were a year ago. But not enough in that area in which it is fully conducive to be 100% helpful. So we are not there yet. So we certainly are pushing.
ठीक है, इधर हमने छोटा सा वक्फा लेना और वक्फे के बाद हम बात करेंगे दाइश की। दाइश जो है वो अपना सर उठा रहा है और रशिया ने भी इल्ज़ाम लगाया है कि इसके अंदर अमरीकी सपोर्ट भी है। First of all, like I said before, ISIS is a purely terrorist organization, and the methods are just pure terror. Terror does not require a lot of foot soldiers. It does not require a lot of paise. Some paise. Some paise, and that should be maybe they're receiving it from. But again, these Where days, is it coming from? we don't know. We don't know. But I say they are not a significant number, but they are terrorists. There are specific accusations. Yes. That they are brought in by the Americans. No, that evidence is not there. If they were brought in by the Americans, then why the Americans would be killing them? Just a month ago, the ISIS leader in the north was killed by an American drone. On daily basis, there are drone attacks against ISIS, killing them wherever they are found. But in the fight between the Taliban and the ISIS, who do you think is stronger and who do you fear the most? It is the Taliban who are the strongest. They have the number. The ISIS does not have the number. They don't have and with peace with the Taliban, I tell you, ISIS, the Taliban, the fight with the Taliban has provided the ground for ISIS to be there as well. And similarly other groups, other international organizations and other international groups. मगर इस माहौल के अंदर इंतखाबात हो सकेंगे, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह वोटर रजिस्ट्रेशन सेंटर के ऊपर धमाका हुआ। अक्टूबर में आपके इंतखाबात होंगे। Yes, there are lots of dhamake. I mean, the day before yesterday, close to 70 people killed. Yes. But the exact same center the next day, there was a lineup for registration. That shows the resilience of the Afghan people. And it's a heroic resilience. Yeah, there is no doubt. Absolutely. And it is that resilience that will push forward. कि जब आप पाकिस्तान के साथ अपने हालात बेहतर करने की बात करते हैं कि पाकिस्तान कुछ मदद भी करे तालिबान के साथ मुज़ाकरात के लिए, तो पाकिस्तान का हमेशा से एक बहुत बड़ा कंसर्न रहा है अफ़गानिस्तान को लेके, और वो रहा है हिंदुस्तान। वो आपको कम डिस्ट्रस्ट और हिंदुस्तान को ज़्यादा डिस्ट्रस्ट करते हैं। Yes. तो मुझे ये बताइए कि जब आप पाकिस्तान से बात करते हैं तो इसको आप कैसे बैलेंस करेंगे कि एक तरफ से सदर ट्रंप कह रहे हैं कि इंडिया को ज़्यादा पैसे लगाने चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए अफ़गानिस्तान के अंदर, दूसरी तरफ से आपने किसी हद तक पाकिस्तान के साथ रहना है, हमारे साथ आप शेयर करते हैं बॉर्डर, हमें भी तो आपने किसी तरह सेटिस्फाई करना है। First of all, does Pakistan accept Afghanistan as a sovereign nation? Yes, it does. If it does. As a sovereign nation, don't we have the right to have relationship with, a good relationship with whoever we want? And with India, it would be absolutely silly if anybody in this whole region to be able to have close and good relations with India and would not want them. But Pakistan has every right to be concerned or to object if India is using our soil against Pakistan's security and stability. Okay. And that is a discussion that we are willing and have in fact in the past in every discussion on our own offer that any guarantee, any assurances that Pakistan wants, we are ready to give. That not only India, but no element that Pakistan believes threatens its territory will be allowed to use it. If there is evidence that Pakistan has could be shared with us, we are willing to accept a third party to even see that and verify that. All right, and that's something that you've all agreed to. Absolutely. Right. Now, so on March 29th, the Pakistan Foreign Office, they handed over a dossier containing evidence of anti-Pakistan activities being carried out from Afghanistan. और जो उसके साथ स्टेटमेंट उन्होंने कहा हमारे पास ये शवाहिद हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उन्होंने जो स्वात में सुसाइड अटैक हुआ था इस साल, वो उन्होंने करवाया था, और उनके जो ठिकाने हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जमातुल अहरार के, वो आपकी टेरिटरी के ऊपर हैं। Yes. वो डॉसियर जब आपको मिला है तो उसका जवाब आपने दिया है, और क्या दिया है? We have given it a response before that, and we've given it a response after that. And the response, we've shown it in our action. There have been many raids that have happened against TTP bases in Afghanistan. There are, we said earlier, there are a lot of space in Afghanistan that is not governed by us.
The same way the Taliban operate out of that, TTP also operates out of that. In the last month in Lalpuri area, where TTP was, we actually cleaned that place up. Your own media reported that Mullah Fazlullah was targeted and his son was killed. Who killed him? You didn't, we did. Similarly, most of TTP leaders who have been killed and targeted have been killed and targeted by us in Afghanistan. So this shows the sincerity in Afghanistan to act whenever there is evidence against TTP leaders and all that. In addition to that, this one of the Taliban leader, Mufti Nur Wali, recently a detailed book actually he wrote, 689 pages about TTP, how it emerged, and who was guiding it and where it inspiration. In this whole book, I've gone through quite a bit of it. Is in Urdu. I encourage you to read. It shows a close relationship between TTP and Taliban. It does not show a relationship between TTP and Afghan. TTP is an offshoot of Taliban, Afghan Taliban. It has taken inspiration from the Afghan Taliban. They consider the spiritual leader of Taliban, Mullah Omar, as their spiritual leader as well. And therefore, they're one and the same at the, at the root. And for that purpose, to blame Afghanistan and the Afghan government for TTP is an injustice and unfair. نہیں وہ تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ٹھکانے افغانستان کے اندر. But we have again go and check your own news stories against any Taliban TTP leader that has been killed by us, has been killed in our territory. And therefore we are taking actions. But you should also keep in mind that we are in war with the Taliban, and that's why we believe that to be help with the Taliban, with the Afghan Taliban, to make peace, or to restrict their activities will help with the TTP as well. The same way it will help with ISIS. پاکستان ایک اور شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے افغانستان کو جب بات کرتے ہیں پختون تحفظ موومنٹ کی. Yes. صدر اشرف غنی نے پختون تحفظ موومنٹ کی سپورٹ کے اندر ایک ٹویٹ بھی کی تھی, بلکہ بہت ساری ٹویٹس کی تھیں. تو ایک شک یہ بھی ہے کہ پختون تحفظ موومنٹ کو جو سپورٹ ہے وہ کچھ ایجنسیز افغانستان میں کر رہی ہیں, اور اس شک و شبہ کا اظہار کر چکے ہیں بہت سے لوگ ٹیلی ویژن کے اوپر. First of all, can you read his tweet? What did he say? I have his tweet here where he said that I fully support the historical Pashtun Long March in Pakistan, the main purpose of which is to mobilize citizens against fundamentalism and terrorism in the region. Fundamental to who have raised their voice against fundamentalism, terrorism in the region. This movement could be Punjab Tahaffuz movement, rejecting Talibanism, extremism, and we will support it because it has consequence for us. It could be a movement in Karachi, we will support it. It could be a movement in Bangladesh, we will support it. مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی این ڈی ایس یا ایسی ایجنسیز جو پاکستان کے اندر انتشار پھیلانا چاہ رہی ہیں وہ پختون تحفظ موومنٹ کو سپورٹ کر رہی ہیں, اور وہ اشرف غنی صاحب کے ٹویٹ کو ایز ایگزامپل کرتے ہیں. I think, would you believe it? You will not answer me, but I'm sure that you will not. Maybe I will. You look at their rallies. We will be happy to accept this credit if you claim that in Peshawar we are able to mobilize tens of thousands of people, or maybe in Lahore we are able to mobilize that many people to no, it is, you know the answer. How do we support, how else do we support financial? You see their chanda. And with what enthusiasm and interest those chandas are paid, they don't need our support, but they have consequence for us. How do they have consequence for you? Well, the consequence, everything in Pakistan has consequence for us. But why this movement in particular? I tell you. The mullahs here, some madrasas here, openly support jihad in Afghanistan. Like which ones? There are many. Name me few. Well, there are many. There are many. You've seen it, you go there, and there are many others. Openly still raising chanda for Taliban in the fight in Afghanistan. Are these madrasas based in Khyber Pakhtunkhwa? They are in Quetta, they are in Karachi, they are in Khyber Pakhtunkhwa, everywhere. Openly encouraging people to go and wage war in Afghanistan.
So those type of, look at the other side. And they have consequence for us. If somebody within Pakistan says, this is wrong, we support that. If you say it, we'll support you. And this, Pakistan should support this as well, because it's good for Pakistan, it's good for Afghanistan. Voices against extremism, voices against militancy, voices against raising funds and raising resources, going to Afghanistan or in Pakistan, killing people, it has consequence for us. So there's nothing wrong. Well, Ambassador, thank you so much for taking up भी जो उनकी सरगर्मियाँ रहती हैं. रहीमुल्लाह साहब, ये बताइए कि हमने अभी एम्बेसडर साहब का इंटरव्यू किया जहाँ पे उन्होंने ये कहा कि हम स्प्रिंग ऑफेंसिव का तो इन्होंने तालिबान ने ऐलान कर दिया है, मगर हम चाहते हैं कि तालिबान के साथ अमन मुज़ाकरात हों. तो क्या अमन मुज़ाकरात का अभी कोई दरवाज़ा खुला भी है कि नहीं? देखें, मेरे ख्याल में कोशिशें तो ख़त्म नहीं हुई, कोशिशें तो बदस्तूर जारी हैं. उसमें कोई कामयाबी नहीं हो रही, कोई बात आगे नहीं बढ़ रही. मेरे ख्याल में कोशिशें आइंदा भी होंगी, लेकिन ये जो तालिबान ने अपनी मौसम बहार की जंगी कैंपेन का ऐलान हर साल की तरह इस साल भी कर दिया है, इससे काफ़ी मायूसी होगी, क्योंकि ये कोशिश की जा रही थी और पाकिस्तान से भी कहा गया था, अमेरिका ने भी कहा था, अफ़गान हुकूमत ने भी कहा था, शायद चीन से भी कहा होगा कि आप तालिबान को रोकें, उनको समझाएं कि वो ये इस साल अपनी जो नई कैंपेन है जंग की वो शुरू ना करें, क्योंकि जब ये कैंपेन शुरू हो जाएगी अभी तो इसमें ज़ाहिर है काफ़ी नए हमले होंगे, खून खराबा होगा. जितना खून बहेगा फिर उतना अमन की मंजिल दूर हो जाएगी. और इससे मगर तालिबान तो कोई किसी किस्म के मुज़ाकरात के लिए आमादा नहीं है. हाँ, देखें ना, इसका तो मतलब यही है कि वो आमादा नहीं है, लेकिन इसका एक और पहलू भी है जी. आप देखें, पिछले साल 21 अगस्त को सदर ट्रंप ने भी नई पॉलिसी का ऐलान किया, वो भी जंग के ऊपर उसका सारा फोकस था. मजीद फौजी भिजवाए, मजीद अपनी फ़िज़ाई क़ुव्वत को बढ़ाया, बमबारी में इजाफा हुआ, तो वो भी जंगी पॉलिसी चल रहे हैं. अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने भी कुछ महीने पहले 16 सूबों में खालिद के नाम से एक नई जंगी कैंपेन शुरू की है. इसका मतलब है कि सारे फरीक जो हैं वो कह तो रहे हैं कि बातचीत के लिए तैयार हैं, बात करेंगे, लेकिन असल में वो जंग की तैयारी कर रहे हैं. ये आपने बहुत अहम बात की, जंग की तैयारी कर रहे हैं. अगर इतना खून खराबा अफगानिस्तान के अंदर होगा तो ये बताइए कि अफगानिस्तान के अंदर भी इंतखाबात होने वाले हैं, ये पाकिस्तान के लिए भी इंतखाबात का साल है, इसका क्या असर होगा पाकिस्तान के ऊपर? देखें, इंतखाबात जो है वो टेररिस्ट के लिए एक अहम एक मौका है और ज़ाहिर इतने लोग जो हैं वो इंतखाबी कैंपेन करते हैं, अहम रहनुमा जो हैं वो अवाम में जाते हैं, तो वो तो आसानी से निशाना बन जाएंगे. पहले ही अफ़गानिस्तान में जो वोटर के रजिस्ट्रेशन सेंटर है काबुल, उसमें एक हमला हुआ. 3-4 हमले अभी हो चुके हैं. हालांकि ये जो इंतखाबी कैंपेन अभी शुरू भी नहीं हुई, अब तो सिर्फ वोटर की रजिस्ट्रेशन हो रही है. और फिर पार्लिमानी इंतखाबात जो बहुत दफ़ा मुलतवी हुए वो अक्टूबर में होंगे. तो ये एक टेररिस्ट के लिए अच्छा मौका होगा कि वो इनके ऊपर हमला करें. पाकिस्तान में भी ज़ाहिर है इंतखाबी कैंपेन तो तकरीबन शुरू हो गई है, काफ़ी लंबी कैंपेन होती है. जी बिल्कुल. तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी उनको कई आसान टारगेट मिल जाएंगे. रहीमुल्लाह साहब, ये बताइए कि अमेरिका के जो ताल्लुकात है पाकिस्तान के साथ वो अफ़गानिस्तान से होके आते हैं, वो हमें अफ़गानिस्तान के तनाजुर से देखते हैं. अगर हम मुज़ाकराती टेबल पर तालिबान को ना ला पाए तो पाकिस्तान के जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं उन पे क्या असर होगा? लेकिन ताल्लुकात तो पहले ही कशीदा हैं और अमेरिका के इल्ज़ामात पाकिस्तान पे बढ़ते जा रहे हैं. पाकिस्तान को वो मज़ीद मुश्किलों में फांसने की कोशिश कर रहे हैं. हर तरीके से पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाला जा रहा है. अब मसला ये है कि तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना किसकी ज़िम्मेदारी है, कौन ये काम कर सकता है? पाकिस्तान के बारे में कहते हैं कि इसका असर है, इसके राब्ते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में इतना असर नहीं है कि पाकिस्तान तालिबान से हर बात मनवा सके. अब तो असर मज़ीद कम हो गया है. हमारी जो मालूमात हैं कि
कई तालिबान रहनुमा जो हैं वो अफ़गानिस्तान मुंतकिल हो गए हैं पाकिस्तान से, कुछ ईरान चले गए हैं, कुछ कतर चले गए हैं। मगर आपको ये मामलात कहाँ जाते हुए नज़र आ रहे हैं? इसलिए चूँकि अगर पाकिस्तान का वो असर और रसूख तालिबान के ऊपर है ही नहीं जो पहले होता था, और दूसरी तरफ से तालिबान वहाँ पे मजबूत हो रहे हैं, हमारे असर और रसूख से बाहर निकल रहे हैं और जंग वहाँ पे और मज़ीद कशीदा हो रही है, तो ये मामलात किस तरफ जाएंगे? अमेरिका भी वहाँ से निकलने को तैयार नहीं है, तो क्या हम जंग की सूरत में ही रहेंगे इस खित्ते के अंदर? इसमें सिर्फ एक तरीका ये है कि ये जो सबसे अहम मसला तालिबान का जो सबसे बड़ा मुतालबा है कि गैर मुल्की फ़ौज निकल जाए, तो इस मसले के ऊपर बातचीत होनी चाहिए। और ज़ाहिर है ये अमरीकी फ़ौज है, गैर मुल्की नेटो की फ़ौज है, तो तालिबान के उनसे मुज़ाकरात होने चाहिए पहले अमरीका से। और ये जो गैर मुल्की फ़ौज के निकलने की बात है, क्या इसके ऊपर कोई पेशरफ्त मुमकिन है, कोई मगर इस वक्त तो आपको नहीं लग रहा कि तालिबान के गैर मुल्की फ़ौजियों के साथ मुज़ाकरात होंगे? इस वक्त तो इससे कोई इस तरह की असरात नहीं लग रहे। नहीं, फिलहाल तो कोई इम्कानात नहीं है। तालिबान ने यही बात की, ये पेशकश की थी कि हम अमेरिका से बात करने को तैयार हैं, पहले भी बात कर चुके हैं, एक बार तो इनकी डील भी हो चुकी थी और कैदियों का तबादला भी हुआ था, लेकिन अफगान हुकूमत से वो बात करने को तैयार नहीं। अमेरिका ने कहा है कि नहीं, हम बात नहीं करेंगे, तालिबान अफगान हुकूमत से बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब हमें ये इंटरव्यू देने का। और आपका ये कहना था कि अगर अफ़गानिस्तान में जंग का ख़ात्मा होना है तो फिर तालिबान को मुज़ाकरात करने चाहिए अमेरिका के साथ। अभी तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये होने वाला है, मगर जो दूसरा आपने तज्ज़िया किया है कि अगर अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान और मजबूत होते हैं तो उसका असर होगा पाकिस्तान के इंतखाबात पर और उनको सॉफ्ट टारगेट्स मिलेंगे इंतखाबात के दौरान, जिनके ज़रिए वो यहाँ पे दहशत फैला सकते हैं। यकीनन ये एक तशवीशनाक बात है। नाजरीन, आज के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।